नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में लेक्चर नंबर 24 जो कि क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए डेवलपमेंट बायोलॉजी जो बुक अपने सिलेबस में है उसके अनुसार अपने पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 24 की हम बात करने जा रहे हैं। देखिएगा विद्यार्थियों की हम आज जो अपना टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव साइकिल। कौन सा टॉपिक चलेगा आज अपना? रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको हम कहते हैं जनन चक्र। हिंदी में अगर बोले तो क्या कह सकते हैं इनको? जनन चक्र, रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब सबसे पहले मैं रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है इसकी मैं थोड़ा परिभाषा आपको बताने का प्रयास करूंगा और फिर अपने इसका जो टॉपिक है उसको आगे एलोबरेट करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे इसके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनन चक्र क्या है। जनन चक्र नाम से स्पष्ट हो रहा है। जनन का मतलब जननांग होंगे यहाँ पर, रिप्रोडक्टिव यानी ऑर्गन्स से संबंधित बात है। और चक्र का मतलब क्या है? एक क्रम में चलने वाली घटनाओं का एक प्रोसेस है या क्रम में चलने वाली एक प्रोसेसिंग है, उसको हमने नाम क्या दिया है? चक्र। तो जनन के समय एक क्रमिक जो घटनाएं घटती है उनको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं इसकी करूँ तो रिप्रोडक्टिव जो साइकिल पाई जाती है ये केवल और केवल मेमेलियन फीमेल के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मेमेलियन फीमेल में पाई जाती है। केवल सीधी सी बात अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात यही है इसकी कि मेमेलियन फीमेल यानी स्तनधारी मादाओं के अंदर ही पाई जाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि यदि किसी स्तनधारी मादा को गर्भ धारण करना है या जनन का मतलब यहाँ अगर अपने बात करें कि गर्भ धारण करना है, किसी बच्चे को जन्म देना है, तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल का होना आवश्यक है। यानी मादा में गर्भ धारण करने के लिए रिप्रोडक्टिव साइकिल का होना आवश्यक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेमेलियन फीमेल में पाई जाती है और यदि मादा में गर्भ धारण करना है तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव साइकिल का होना क्या है? आवश्यक है। ये दो मेन चीज़ है कि मादा के अंदर ये कंडीशंस हैं कि यदि गर्भ धारण करना है और फीमेल के अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव साइकिल वास्तव में होती क्या, जनन चक्र वास्तव में होता क्या है। जनन चक्र की यदि हम बात करें तो मैं थोड़ा परिभाषा इसको लिखने का प्रयास करता हूँ कि मादा के जननांगों जैसे गर्भाशय, यदि मैं पहले अंडाशय लिख देता हूँ, अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी व वेजाइना में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को ही रिप्रोडक्टिव साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल कहा जाता है। तो परिभाषा से आपको क्लियर होगा, मादा के जननांग यानी जो हमारी मेमेलियन फीमेल्स होती हैं इनके जननांगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को रिप्रोडक्टिव साइकिल कहा जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर चक्रीय परिवर्तनों का मतलब क्या होता है कि यहाँ परिवर्तन से, परिवर्तन का मतलब क्या है कि गर्भाशय में चेंज होते हैं, अंडाशय में परिवर्तन आते हैं, फैलोपियन ट्यूब में परिवर्तन आते हैं, वेजाइना में क्या आते हैं? परिवर्तन आते हैं। कैसे आते हैं उसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, तब आपको और ये घटनाएं समझ में आएंगी अच्छे से कि क्या क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे आते हैं। तो वो परिवर्तन आते हैं और परिवर्तन जब भी आएंगे तो वो परिवर्तन दो तरीके के हैं। एक तो यानी कि अगर निषेचन होता है तो क्या घटना घटेगी और यदि निषेचन नहीं होता है तो क्या घटना घटेगी। यानी सारी जो प्रोसेसिंग डिपेंड है वो निषेचन के ऊपर डिपेंड होती है कि निषेचन अगर हो रहा है तो परिवर्तन जो है होंगे तो वो गर्भ धारण के लिए होंगे, और यदि निषेचन नहीं होता है तो वो वापस नए, यूँ कह सकते हैं कि मादा को जो परिवर्तन है वो वापस नए गर्भ धारण के लिए तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अब परिवर्तन की बात करें, जैसे क्या क्या होते हैं, जैसे अंडाशय के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं, मेमेलियन फीमेल्स,
उनके अंदर पुटक पाए जाते हैं, और पुटक के अंदर जो अंडा होता है वो अपनी यूँ कह सकते हैं कि परिपक्वन की अवस्था में होता है। परिपक्वन का मतलब होता है उसके अंदर पहली अवस्था आती है अपने यूँ कहें कि विभाजन अवस्था, गुणन प्रावस्था आती है, गुणन प्रावस्था दूसरी आती है वृद्धि, तीसरी होती है परिपक्वन अवस्था। तो पुटक के अंदर यानी अंडाशय के जो अंदर इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरह से इसके अंदर पुटक भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? पुटक भरे होते हैं। और उन पुटकों के अंदर क्या होते हैं कि अंडा मौजूद होता है। पुटक किसका निर्माण, पुटक किससे बने होते हैं? पुटक कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये जो पुटक होते हैं, अब मादा जब कोई जन्म लेती है, जन्म के समय उसके अंदर एक ही पुटक पाया जाता है, और जब वो मादा यूँ कह सकते हैं कि अपनी किशोरावस्था या यूँ कह दें कि अपनी जनन काल की ओर जब जाती है तो ये पुटक अगली अवस्थाओं में जाते हैं, अंत में परिपक्वन पुटक बनता है जिसको हम ग्राफीन पुटक भी कहते हैं। परिपक्व पुटक बनता है जिसको हम ग्राफीन पुटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफीन पुटक भी कहते हैं। अब देखिएगा तो ग्राफीन पुटक बनते हैं तो अंडाशय के अंदर ये परिवर्तन ही तो हो रहे हैं कि जब मादा के जन्म के समय उसके अंदर प्राइमरी पुटक था, और जब ये परिवर्तन आए रिप्रोडक्टिव साइकिल के, तो जिसके द्वारा क्या होगा कि मादा के अंडाशय में कौन सा पुटक बन जाएगा? परिपक्व पुटक। और परिपक्व पुटक जब बनता है तो मादा के अंडाशय में क्या होता है कि जो वैसे परिपक्व पुटक को हम सामान्य भाषा में ग्राफीन पुटक कहते हैं। ग्राफीन पुटक की खोज ग्राफी ने की थी। और परिपक्व पुटक के अंदर क्या होता है, या तो सेकेंडरी oocyte मौजूद होगा या अंडा मौजूद होगा, क्योंकि सेकेंडरी oocyte या अंडा जब मौजूद होता है तो ही आगे निषेचन में वो भाग लेता है। तो कहने का मतलब अंडाशय के अंदर ये परिवर्तन हो रहे हैं। अब देखिएगा अंडाशय के अंदर यदि परिवर्तन होंगे तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही परिपक्व पुटक बनता है तो अंडाशय के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। वो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? गर्भाशय के अंदर, अंडवाहिनी के अंदर और वेजाइना के अंदर क्या करता है? चेंज करता है। गर्भाशय के अंदर क्या होता है कि जो उपकला लेयर है उसको विभाजन को प्रेरित करता है। गर्भाशय की जो पेशियां हैं उनकी संख्या में वृद्धि करता है। कौन? यहाँ बनने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन। तो गर्भाशय में परिवर्तन हो रहे हैं। उसके अलावा फिर क्या होता है कि साथ में अंडवाहिनी जो है, अंडवाहिनी की दीवारें जो है उसके अंदर म्यूकस का स्त्राव करने वाली कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, ग्रंथियों की संख्या बढ़ती है, सीलिया की संख्या बढ़ जाती है। वेजाइना जो है, वेजाइना के अंदर क्या होता है कि पहले जो है सेग्मिनल जो फ्लूइड्स हैं वो निकलते हैं, या प्राइमेट फीमेल के अंदर ब्लड निकलता है तो उस दौरान उसकी जो सेल्स हैं वो घनाकार उपकला कोशिकाओं से स्ट्रेटिफाइड में चेंज होती है। तो कहने का मतलब अब यहाँ एस्ट्रोजन हार्मोन बना, उसने ये सारे चेंजेस इनके अंदर किए। अब परिपक्व पुटक जब फटता है, फटने के बाद में आपको मैं बताता हूँ कि जो पुटक से जो अंडा मुक्त होता है वो आगे कहाँ चला जाता है? अंडवाहिनी के अंदर चला जाता है, और अंडवाहिनी के अंदर उसका निषेचन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों ही अवस्थाएं अपने को सोचनी पड़ेगी या माननी पड़ेगी। तो यदि निषेचन होता है तो क्या होता है कि जो फुट्टा वो पुटक है उससे कार्पस ल्यूटियम एक संरचना बनती है। वो कार्पस ल्यूटियम जो है वो क्या रहती है? कार्पस ल्यूटियम जो है वो बनी रहती है। कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? फिर गर्भाशय के अंदर उसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, तो गर्भावस्था को धारण करने वाला हार्मोन है। वो अंडवाहिनी में भी और अच्छे चेंजेस कर देता है, वेजाइना में भी क्या चेंजेस करता है ताकि किसी तरह से गर्भपात न हो। अब कार्पस ल्यूटियम यदि निषेचन होता है तो जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है, और यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है। अब नष्ट होते ही क्या होगा कि वापस से जो इनमें परिवर्तन हुए थे वो परिवर्तन यूँ कह सकते हैं इस प्रकार से होते हैं कि ये गर्भ धारण के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये गर्भ धारण के लिए तैयार नहीं हो पाते। इस प्रकार के चेंजेस इनमें वापस आ जाएंगे। अब ये जो मैंने जितने भी चेंजेस बोले हैं ये सारे चेंजेस एक क्रम के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? एक क्रम में होते हैं। तो अब चूंकि क्रम में होते हैं इसलिए इसके आगे क्या लिखा गया? जनन चक्र। और चूंकि ये क्रम में होने वाले परिवर्तन किसके अंदर हो रहे हैं? जननांगों में हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? जननांगों में। और जननांग किस में भाग लेते हैं? जनन क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? जनन चक्र रखा गया है, रिप्रोडक्टिव साइकिल रखा गया है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल की एक बेसिक बात है जो मैंने आपको बताई है कि मादा यानी मेमेलियन फीमेल के जननांगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तन ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल। जो आपको समझ में आ गया होगा कि अंडाशय के अंदर भी परिवर्तन हो रहे हैं, गर्भाशय में भी परिवर्तन हो रहे हैं, अंडवाहिनी में भी परिवर्तन हो रहे हैं, वेजाइना में भी क्या हो रहे हैं? परिवर्तन। और कुछ बाह्य जननांग जो होते हैं उनमें भी क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन जो है, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ कि ये सारे के सारे परिवर्तन डिपेंड करते हैं हार्मोन्स पर। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स का होना ना होना किस पर डिपेंड है? रिप्रोडक्टिव साइकिल की घटनाओं के लिए या चक्रीय परिवर्तन सीधा की
के चक्रीय परिवर्तनों के लिए ये हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। कौन जिम्मेदार होते हैं? मेनली हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार होते हैं। अब हार्मोन, अब यानी कहें कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जनन चक्र जो घटित हो रहा है, वो किसके कारण घटित हो रहा है? हार्मोन के कारण। क्योंकि अगर आप देखिएगा कि मान लें अपने मनुष्य के संदर्भ में देख लें तो क्या होता है कि एक बच्ची का, लड़की का जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद में उस लड़की के अंदर सारे अंग मौजूद होते हैं, चाहे अंडाशय हो, गर्भाशय हो, अंडवाहिनी हो, चाहे वेजाइना हो, जितने भी बाह्य अंग सारे मौजूद होते हैं। अब यदि हम देखें कि उनके अंदर यदि हार्मोन नहीं बनेंगे, उस फीमेल के अंदर यदि हार्मोन नहीं बनेंगे, वो हार्मोन कौन कौन से, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मुख्य हार्मोन कौन से हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस का कौन सा है? FSH व LH। और अपने ओवरी के हार्मोन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो कहने का मतलब एडिनो हाइपोफाइसिस जो है, इसका FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि ओवरी के कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन हैं ये इन पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए जिम्मेदार होते हैं। वैसे तो और भी हार्मोन्स हैं, पर मुख्य हार्मोन 4 ही हैं, FSH और LH, जो अगर पीयूष ग्रंथि यानी एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होते हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ओवरी के द्वारा। तो ये टोटल 4 हार्मोन्स जो होते हैं, ये चारों ही हार्मोन क्या करते हैं? पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। अब देखिएगा कि अब रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर अब मैंने बताया कि अब लड़की का जन्म हो गया, उसके अंदर जन्नांग तो मौजूद होते हैं। जन्नांग मतलब उसके अंदर अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, अंडवाहिनी भी है, वेजाइना, यानी कि चारों जन्नांग और सहायक जन्नांग मौजूद होते हैं, परंतु वो क्रियाशील नहीं होते हैं। क्रियाशील कब होंगे? कि जब उसके अंदर क्या पाई जाती है? एक निश्चित आयु के बाद में, यानी किशोरावस्था के अंदर क्या पाई जाए? उस फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर मौजूद होगी, जनन चक्र मौजूद होगा, तो ही उन अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी और वेजाइना के अंदर क्या परिवर्तन आएंगे, और वो परिवर्तन इस प्रकार आते हैं कि वो आगे गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो सकती है। ऐसा ही गाय, भैंस, बकरी इनके अंदर होता है, ऐसा ही मनुष्य के अंदर होता है, ऐसा ही गोरिल्ला, बंदर, चिंपैंजी के अंदर होता है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो मेमेलियन फीमेल की बहुत ही महती आवश्यकता है, यानी कि इनके बिना जन्नांगों का कुछ भी यूज़ नहीं है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर मौजूद होगी, और रिप्रोडक्टिव साइकिल का मतलब ही ये है कि अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी और वेजाइना में क्या होना? क्रम में परिवर्तन होना। अब देखिएगा, ये तो इसकी बेसिक बात होगी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है, जनन चक्र क्या है। तो मेमेलियन फीमेल में पाई जाती है। मादा में गर्भ धारण करने के लिए रिप्रोडक्टिव साइकिल होना आवश्यक है। मादा के जन्नांगों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को ही क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल। और चक्रीय, इस रिप्रोडक्टिव साइकिल की या चक्रीय परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स कौन से हैं? याद रखना, FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन्स जो हैं, जैसे मनुष्य की फीमेल्स में क्या होता है कि प्यूबर्टी स्टेज 12 से 14 वर्ष की आयु में बनने शुरू होते हैं। इसके द्वारा फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल प्रोसेस में आती है, जिसके द्वारा फिर वो गर्भ धारण कर सकती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती हैं ये कितने प्रकार की होती है, यानी जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल ये कितने भागों में बंटी होती है। अब इसका भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिएगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला है मध्य चक्र, जिसको कहते हैं ओएस्ट्रस साइकिल, और इसको कहा जाता है रज चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिएगा, यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल 2 तरह की होती है। किसके अंदर? मेल फीमेल के अंदर। यानी 2 उसको अपने उनके लक्षणों के आधार पर या उनकी विशेषताओं के आधार पर रिप्रोडक्टिव साइकिल 2 भागों में बांटा है। किसके अंदर? मेल फीमेल के अंदर। हम थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं कि क्या अंतर है। पहला यदि हम देखें अंतर, तो पहला अंतर क्या है कि ये नॉन प्राइमेट फीमेल में पाए जाते हैं, पाई जाती है। और ये किस में पाई जाती है? प्राइमेट फीमेल में पाई जाती है।
अब देखिएगा प्राइमेट और नॉन प्राइमेट क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा स्टूडेंट कि हमने अगर मैमेलिया का क्लासिफिकेशन अगर पढ़ा है तो वहाँ पर पढ़ा है कि मैमेलियंस को दो सब क्लास में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया और थीरिया के अंदर। प्रोटोथीरिया को फिर दो इंफ्रा क्लास में बांटा गया है, मेटाथीरिया और यूथीरिया के अंदर। अब देखिएगा स्टूडेंट जो यूथीरिया क्लास है, इंफ्रा क्लास है, उसके अंदर प्राइमेट एक ऑर्डर है। प्राइमेट क्या एक ऑर्डर है। प्राइमेट ऑर्डर के अंदर कौन कौन आता है मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल इसका मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, ये सब किसमें आते हैं अपने प्राइमेट फीमेल के अंदर। तो इसका मतलब मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर यदि ये प्राइमेट ऑर्डर के अंदर आते हैं तो इनकी जो फीमेल प्राइमेट फीमेल कहलाएगी, प्राइमेट गण कहलाएगा। तो इनके अंदर तो रज चक्र होता है। उसके अलावा जो जितनी भी स्तनधारी मादाएं बच जाती है जो प्राइमेट ऑर्डर के अंदर नहीं आती है उनको हम क्या कहते हैं, नॉन प्राइमेट फीमेल कहा जाता है। उनको हम क्या कहते हैं, नॉन प्राइमेट फीमेल कहते हैं। अब नॉन प्राइमेट फीमेल बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइमेट ऑर्डर वाली मादाएं तो प्राइमेट फीमेल्स होंगी और उनके अलावा जितने भी बच गए स्तनधारी वो सारी फीमेल किसमें आती है, नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर। पहली कंडीशन तो ये होती है। दूसरी कंडीशन क्या लागू होती है कि इनमें योनि मार्ग से यानी वेजाइनल जो ट्रैक होता है, योनि मार्ग से रक्त का स्त्राव नहीं होता है, स्त्राव नहीं होता है। जबकि इनमें क्या होता है, योनि मार्ग से रक्त का स्त्राव होता है। स्त्राव क्या होता है, होता है। अब योनि मार्ग से रक्त का स्त्राव इसमें होता है, इनमें क्या नहीं होता है। कैसे होता है, उसका रीज़न क्या है वो अपने आगे जब रज चक्कर पढ़ेंगे उसको हम पूरा डिटेल में करेंगे। तीसरा जो कारण है ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स होते हैं यानी जिसको हम कहते हैं ऋतु प्रजनक। क्या होते हैं ये, ऋतु प्रजनक होते हैं। जबकि इनमें ऐसा नहीं, ये वर्ष भर जनन कर सकते हैं, ये वर्ष भर जनन कर सकते हैं। यहाँ जनन का मतलब है गर्भधारण से है, यहाँ जनन का मतलब क्या है, गर्भधारण से है। इसके अलावा इनमें हीट पीरियड नहीं पाया जाता है, इनमें हीट पीरियड पाया जाता है, पाया जाता है। और इनमें क्या है, ही एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। अब देखिएगा सीजनल ब्रीडर का मतलब ऋतु प्रजनन का मतलब क्या होता है कि ये जंतु जो एक निश्चित ऋतु के अंदर क्या करते हैं, जनन करते हैं। और जब जनन करते हैं तो उस समय इनके अंदर जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, उस अंडोत्सर्ग की क्रिया के दौरान या उस अंडोत्सर्ग की क्रिया को हम क्या कहते हैं, हीट पीरियड कहा जाता है। यानी अंडोत्सर्ग जब भी होगा तो उसको हम कहते हैं कि मादा हीट पीरियड में या हीट के अंदर है। और जब हीट पीरियड होगा तो तब भी मादा जो है नर के साथ क्या करती है, मैथुन कर सकती है। हीट पीरियड में ही मादा केवल नर के साथ मैथुन करती है। क्या करती है, मैथुन करती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल दो प्रकार की है। किस किस के अंदर, मध्य चक्र और जिसको बृहद चक्र कहते हैं, ओस्टर साइकिल, और दूसरी कौन सी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओस्टर साइकिल जो है ये नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर पाई जाती है, जबकि प्राइमेट फीमेल के अंदर क्या पाई जाती है, रज चक्र पाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। मध्य चक्र जो है इसके अंदर योनि मार्ग से यानी वेजाइनल जो एरिया होता है वहाँ से कोई भी ब्लड है उसका सिक्रेशन नहीं होता। हालांकि इनके अंदर मैं आपको बताता हूँ सैंग्विनल जो फ्लूइड है इसका ज़रूर इससे स्त्रावित होता है, यानी जो म्यूकस टाइप में फ्लूइड है वो ज़रूर निकलता है मध्य चक्र वाले जंतुओं के अंदर। और यहाँ पर योनि मार्ग से रक्त का क्या होता है, स्त्राव होता है।
ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ऋतु प्रजनक होते हैं। ऋतु प्रजनक का मतलब एक निश्चित ऋतु में क्या करते हैं, जनन करते हैं, जबकि इनके अंदर ये ऐसा नहीं होता है, ये वर्ष में किसी भी ऋतु के अंदर जनन कर सकते हैं। और इनमें सीजनल ब्रीडिंग जब होती है, यानी ऋतु प्रजनन की क्रिया जब होती है, तो इनके अंदर उसमें एक निश्चित काल आता है जिसको हम कहते हैं हीट पीरियड। और हीट पीरियड का मतलब होता है अंडोत्सर्ग की घटना होना। क्या कहलाते हैं वो, अंडोत्सर्ग की घटना होना। तो इनके अंदर अंडोत्सर्ग जब होता है तो उसी काल को हम क्या कहते हैं, हीट पीरियड। और हीट पीरियड जब होता है तभी मादा जो है नर के साथ मैथुन कर सकती है और तभी वो गर्भ धारण कर सकती है हीट पीरियड के अंदर। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे लोगोमोर्फा जो ऑर्डर है उसके अंदर जैसे अपने खरगोश वगैरह आता है, उनके अंदर इंड्यूस्ड ओवुलेशन पाया जाता है, यानी प्रेरित अंडोत्सर्ग भी पाया जाता है। प्रेरित अंडोत्सर्ग का मतलब क्या होता है कि जब नर और मादा में मैथुन की क्रिया होती है तभी उनके अंदर अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। किसके अंदर, लोगोमोर्फा जो अपना ऑर्डर है जिसके अंदर खरगोश आता है तो ओरिक्टोलेगस आता है, तो उनके अंदर क्या होता है, प्रेरित अंडोत्सर्ग पाया जाता है। प्रेरित अंडोत्सर्ग का मतलब क्या होता है कि जब नर और मादा में मैथुन की क्रिया होती है तब ही उनमें अंडोत्सर्ग होता है। बल्कि यहाँ पर क्या है, हीट पीरियड जो है उसका मतलब क्या है कि मादा जो है इस समय अंडोत्सर्ग कर रही होती है और जब हीट पीरियड होगा तभी मादा केवल नर को के साथ मैथुन की अनुमति प्रदान करती है, उसी समय उनके अंदर निषेचन की प्रोबेबिलिटी अधिक रहती है, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता, यानी हीट पीरियड में नहीं पाया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स मध्य चक्र और रज चक्र की क्या हो गई है, अंतर हो गया है। अब हम बात करेंगे, हम दोनों को पूरा डिटेल में पढ़ें कि दोनों के अंदर क्या क्या घटनाएं घटती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य चक्र की, यानी ओस्टर साइकिल की। उसके बाद में हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल की, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो ये अपने अपने देख लिया अच्छे से कि रिप्रोडक्टिव साइकिल कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ओएस्ट्रस साइकिल, जिसको हिंदी में कहते हैं मध्य चक्कर। तो मध्य चक्कर समझ में आ गया होगा कि ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। और मध्य चक्कर के दौरान भी, चाहे हम मध्य चक्कर पढ़ें चाहे हम रज चक्कर पढ़ें, दोनों ही चक्र की अवस्थाओं में मादा के अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना में चक्रीय परिवर्तन या कर्मिक परिवर्तन होते हैं। तो उनके परिवर्तन होने के दौरान ही वो मादा गर्भ धारण कर सकती है। अब हम बात करते हैं मध्य चक्र की। तो मध्य चक्र के अंदर यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात वही लागू होगी कि ये केवल नॉन प्राइमेट फीमेल के अंदर पाया जाता है, गाय भैंस बकरी के अंदर पाया जाता है। वेजाइना से ब्लड का जो है कोई फ्लो नहीं होता है। हाँ, वेजाइना से मैंने बताया आपको कि इसके द्वारा म्यूकस जैसी संरचना निकले, जिसको सैग्नल फ्लूइड कहा जाता है, वो निकलता है। उसके अलावा इनके अंदर ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, ऋतु प्रजनक होते हैं। ऋतु प्रजनन में भी एक निश्चित ऋतु के अंदर प्रजनन करते हैं और उसमें भी इनके अंदर हीट पीरियड पाया जाता है। हीट पीरियड का मतलब इनके अंदर अंडोत्सर्ग हुआ और होता है, और अंडोत्सर्ग जब होता है तभी नर और मादा, यानी मादा जो है नर के साथ जो कोपुलेशन है उसकी अनुमति देती है। उसी दौरान उसमें निषेचन जो है उसके होने की संभावना क्या रहती है, अधिक रहती है। अब देखिएगा ओस्टर साइकिल जो होती हैं, इसके आधार पर जंतु जो होते हैं ये तीन भागों में बांटे जाते हैं, मोनोएस्ट्रस, डाईएस्ट्रस और पॉलीएस्ट्रस। मध्य चक्र के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण का मतलब मध्य चक्र को आधार मान के जंतुओं को तीन भागों में रखा गया। पहला है मोनोएस्ट्रस, एक मध्यकाली। एक मध्यकाली का मतलब क्या होता है कि इन जंतुओं के अंदर क्या होता है कि एक प्रजनन ऋतु में केवल एक ही मध्य चक्र पाया जाता है। जब प्रजनन ऋतु में केवल एक ही मध्य चक्र पाया जाता है तो इन्हें क्या कहते हैं, मोनोएस्ट्रस। एग्जाम्पल इसका कुत्ता, एग्जाम्पल कौन है इसका, कुत्ता। दूसरा है डाईएस्ट्रस, डाईओस्ट्रस यानी द्विमध्यकाली। जब एक प्रजनन ऋतु में दो
मध्य चक्कर पाए जाते हैं। उदाहरण इसका है बिल्ली। उदाहरण इसका क्या है? बिल्ली। तीसरा है पोलिएस्ट्रस यानी बहुमध्यकाली। बहुमध्यकाली की यदि बात करें, जब प्रजनन ऋतु में एक से अधिक या यूँ करिए 2 से अधिक, एक ही बात है, 1 से अधिक मध्य चक्कर पाए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पोलिएस्ट्रस। इसका एग्जाम्पल जो अपने गिनी पिग जो है वो इसका एग्जाम्पल है, चूहा है, ये सब किसके इसके एग्जाम्पल है। गिनी पिग है, चूहा है, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक प्रजनन ऋतु में केवल एक ही मध्य चक्कर पाया जाता है तो मोनोएस्ट्रस, जैसे कुत्ता इसका उदाहरण है। डाईएस्ट्रस यानी द्विमध्यकाली में जब प्रजनन ऋतु में 2 मध्य चक्कर पाए जाते हैं। बिल्ली। पोलिएस्ट्रस के अंदर क्या होता है, जब प्रजनन ऋतु में 1 से अधिक मध्य चक्कर पाए जाए तो उनको क्या कहते हैं? हम पोलिएस्ट्रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल गिनी पिग है, चूहा है। अब देखिएगा कि एक मध्य चक्र वाले जो जंतु है वो एक प्रजनन ऋतु में केवल एक बार ही शिशुओं को जन्म दे पाते हैं, बात सीधी सी है। और द्विमध्यकाली जंतुओं में प्रजनन ऋतु में 2 बार वो क्या कर सकते हैं? शिशुओं को जन्म दे सकते हैं। और बहुमध्यकाली जंतुओं में क्या होता है कि मादा जो है वो 1 से अधिक बार शिशुओं को इसमें क्या जन्म दे सकती है। तो ये क्या कहलाते हैं? पोलिएस्ट्रस जंतु कहलाते हैं। तो ये जो है वर्गीकरण मतलब जंतुओं को मध्य चक्र के आधार पर भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जिसमें एग्जाम्पल अपने बताई दिया, मोनोएस्ट्रस में कुत्ता है, डाईएस्ट्रस में बिल्ली है और पोलिएस्ट्रस के अंदर क्या गिनी पिग और चूहा है। तो स्टूडेंट्स आज का अपना जो ये टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। कल अपने ओस्टर साइकिल को पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।